फॉर एफएमजी रैपिड रिवीजन इज एनफ। आप लोगों ने भी यही सुना होगा, लेकिन आज हम इस वीडियो पे बात करेंगे कि रैपिड रिवीजन अगर एनफ भी है तो कैसे, उसके साथ क्या क्या एक्स्ट्रा ऐसा चीज करना चाहिए जो कि रैपिड रिवीजन ही आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम को क्लियर करने में। वो इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं। तो एफएमजी एग्जाम जो है वो डिफिकल्ट नहीं है, हार्ड नहीं है, लेकिन वो ट्रिकी जरूर है, वो क्लिनिकल बेस्ड है। तो आपको पहले समझना होगा जो एफएमजी एग्जाम के क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हैं उसके उनके माइंड पे क्या चलता है, वो आपको समझना होगा। पहले वो चाहते हैं कि एक प्रॉपर वेल ट्रेन्ड डॉक्टर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाए, तो उसके लिए एक ऐसा एग्जाम बनाते हैं जो कि क्लिनिकल बेस्ड हो, जो कि आपको बस रट्टा मारने से नहीं मिलता, जो कि आपको समझने से, कॉन्सेप्ट समझने से, विजुअलाइज करने से आपको समझ में आता है, वो क्वेश्चन क्रैक होता है। वो कोई भी एक सब्जेक्ट से नहीं होता। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री ऐसे क्वेश्चन अभी नहीं आ रहे, वो पहले आते थे लेकिन अभी वो नहीं आ रहे। अभी आ रहे हैं क्लिनिकल बेस्ड सिनेरियोस, जो कि आपको एनाटॉमी, ऑर्थोपेडिक्स, मेडिसिन, सर्जरी ये सब मिला के एक सिनेरियो बनाया जाएगा। पैथोलॉजी से कुछ आपको टिप्स दिए जाएंगे, जैसे कि आपको बताया जाएगा कि उसका ये मार्कर्स आया था, उसका कुछ रिएक्टिव प्रोटीन्स था वो पॉजिटिव है, और कुछ क्लिनिकल सिनेरियोस दिए जाएंगे, कुछ सिम्टम्स दिए जाएंगे जो कि मेडिसिन से होंगे, कुछ ऐसा बताया जाएगा जो कि एनाटॉमी से होगा कि ये पार्ट ऑफ ब्रेन में अगर मिडिल मेनिंजियल आर्टरी के ये ब्रांच में अफेक्टेड है, या तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से आपको पूछा जा सकता है कि लेफ्ट सर्कम्प्लेक्स आर्टरी में कुछ ब्लॉकेज है तो ईसीजी में क्या चेंजेस आएंगे। तो आपको एनाटॉमी, मेडिसिन, सर्जरी सब का एक मिला के एक सिनेरियो बनाया जाता है। तो उसको समझने के लिए क्या रैपिड रिवीजन एनफ है? यस, रैपिड रिवीजन इज एनफ। लेकिन रैपिड रिवीजन तभी एनफ है जब आप उसको एक स्ट्रेटेजी के हिसाब से करोगे। हार्ड स्टडी नहीं करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है, आपको स्मार्ट स्टडी करना है, स्मार्ट वर्क करना है। तो वो कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि आपके पास टाइम कितना है। अगर आप एक यूजी स्टूडेंट हैं, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में हैं, तब आप मेन वीडियोस में जा सकते हैं, क्योंकि मेन वीडियोस में आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि रैपिड रिवीजन में आपको समझ में नहीं आएगा, रैपिड रिवीजन में भी आएगा, लेकिन आपको उसको बार बार करना पड़ेगा। तो मेन अभी आ जाता है आपके पास कितना टाइम है। 3 से 4 साल है, मेन वीडियोस पढ़ो। मेन अगर आप अभी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में हो तो अपना बुक्स पढ़ो। एफएमजी को अभी से प्रिपेयर मत करो, मेरे कहने का मतलब, यानी कि अपना जो स्टैंडर्ड बुक्स है उसको प्रिपेयर करो, उससे पढ़ो, जो कि आपको यूनिवर्सिटीज़ में अभी काम आ रहा है, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई दे रहा है, वो पढ़ो। लेकिन अभी आ जाते हैं जो एग्जाम गोइंग बैचेस हैं, जिनके पास अभी 6 मंथ हैं, जिनके पास अभी 7 या 8 मंथ हैं। तो वो लोग क्या करें? वो लोग अभी मेन वीडियोस तो नहीं देख सकते, उनके पास टाइम नहीं है। अगर मेन वीडियोस देखोगे सिर्फ मेडिसिन और सर्जरी में ही आपका 6 महीना खत्म हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए आपको रैपिड रिवीजन पे ही जाना पड़ेगा। रैपिड रिवीजन जाने के बाद आपको बार बार रिवाइज करना है। तो एक प्रॉपर टाइम टेबल पहले बना लो, और आप 2 स्ट्रेटेजी से जा सकते हो। जैसे कि एक बेसिक सब्जेक्ट्स वाइज जा सकते हो, यानी कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी ऐसे करके स्टेप वाइज आप जा सकते हो, जिससे कि समझने में आपको आसानी हो। या तो आप एक ऐसा भी अप्रोच ले सकते हो कि हाई यील्ड सब्जेक्ट क्या क्या है, जैसे कि मेडिसिन, सर्जरी से आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको आप पहले ख़त्म कर लो, मेडिसिन एंड सर्जरी को। देन इसके बाद जो छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं उसको कर सकते हो। देन उसके बाद पैथोलॉजी, फार्मा एंड ये सब अप्रोच ले सकते हो। और बाद में आप लास्ट में जब रिवाइज करोगे तब जो हाई यील्ड सब्जेक्ट्स हैं उसको ज़्यादा टाइम देना है, और जो लो यील्ड सब्जेक्ट हैं उनको थोड़ा सा कम टाइम दे सकते हो। अभी मैं वैसे रेकमेंड नहीं करूंगा कि कोई सब्जेक्ट छोड़ने को, लेकिन अगर आपके पास बहुत ही कम टाइम है, यानी कि 2-3 महीना ही बस है, तो आप कुछ कुछ सब्जेक्ट छोड़ सकते हो, जैसे कि एनेस्थीसिया एंड क्योंकि वहाँ से कुछ ही सब्जेक्ट्स, कुछ ही पॉइंट्स आते हैं। और साइकोलॉजी को मैं छोड़ने को अभी नहीं बोलूँगा, क्योंकि साइकोलॉजी से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो कि इंटीग्रेटेड करके साइकोफार्मा मिला के बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे आते हैं। देन ईएनटी एंड ऑप्था तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, उसको आपको करना ही करना है। देन ऑर्थोपेडिक्स, देन पीडिया, गायनी, ये सबसे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको उनको छोड़ने का सवाल ही नहीं होता। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि सारा सब्जेक्ट पढ़ो, रैपिड रिवीजन कर सकते हो, लेकिन उसके साथ जो क्वेश्चंस हैं उसको करो, क्योंकि ये फाइनली आप एक क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले हो, एक एग्जाम ऐसा देने वाले हो जिसमें कि 4 ऑप्शंस होंगे और एमसीक्यू में से आपको चूज करना है। तो सबसे पहले आपको उसी हिसाब से पढ़ना होगा।
और एक क्लिनिकल सिनेरियो दिया होगा, तो उसको आप अप्रोच कैसे करें वो आप समझ सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करके। मैं आपको एक अप्रोच बता दूंगा कि आप जो नीचे वाला जो क्वेश्चन है उसको पहले पढ़ लो, कि ताकि आपको पता चले कि एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, उसके बाद आप ऊपर वाला क्वेश्चंस पढ़ो। कोई बोलेगा आप ऊपर से नीचे पढ़ते आओ, कोई बोलेगा आप कुछ कुछ मार्कर्स हैं वो देखो, कोई बोलेगा कि आप पहले ऑप्शंस देख लो। लेकिन वो आपके स्ट्रेटेजी के ऊपर डिपेंड करेगा, आप कैसे अप्रोच करोगे वो आपको पता चलेगा आप बार बार क्वेश्चंस करके। तो एक सब्जेक्ट आप खत्म कर लिए, उसके रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप खत्म कर लो। जैसे कि आपने अभी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम किया, समझ लिए, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का वो सारा आप खत्म कर लो, ठीक है। तो वो मेडिसिन में आप जाओ और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट क्लिक करो। आप कोई भी ऐप रखे हो XYZ, या कोई भी आप टेस्ट सीरीज अटेंड कर रहे हो तो वहाँ से आप ये कर सकते हो। देन अगर आपका एक सब्जेक्ट खत्म हो जाता है तो उस सब्जेक्ट वाइज टेस्ट तो एक खत्म कर लो। देन उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस PYQ करके ही आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस आते थे, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाना है, मतलब 5-6 साल के पीछे नहीं जाना है। रिसेंट जो पास्ट है वहाँ पे कैसे क्वेश्चंस आते थे, 5 साल के अंदर कितना क्वेश्चंस आते थे नीट PG में, INICT में, FMG में, वो सब आपको देखना है और उस हिसाब से आपको अप्रोच करना है। देन MCQ खत्म करने के बाद और एक टॉपिक में आ जाते हैं GTs। GT आपको कब देना है, ग्रैंड टेस्ट आपको कब देना है। ग्रैंड टेस्ट तब देना जब आपका पूरा सब्जेक्ट एक बार खत्म हो जाए। तो हमारे एक टीचर थे, वो हमें हमेशा बोलते थे कि एक GT तब दे दो जब आप कुछ भी नहीं पढ़े हो, यानी कि शुरुआत कर रहे हो, कुछ मतलब आप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े थे और अभी प्रिपरेशन फेज में नहीं आए, लेकिन अभी प्रिपरेशन करना है आपको 2-3 दिन में, तो तब एक GT दे दो, ताकि आपको एक बेसलाइन पता चल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि अगर आपको 50 मार्क आ रहा है, आपका 100 मार्क आ रहा है, 130 आ रहा है, तो वो आपका एक बेसलाइन है, उससे ऊपर ही आपको उठना है। तो आपका बेसलाइन आपको पता चल गया। तो इसके बाद जब आप सारा सब्जेक्ट एक बार खत्म कर लो तब एक GT दे दो, तब जब एक बार और रिवाइज कर लो तब एक GT दे दो, और एक रिवीजन के बाद और एक GT दे दो। बीच बीच में आप ऐसे GTs 4 से 5 GT दे सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट GT इसलिए है क्योंकि वो सिमुलेट करता है एग्जाम कैसे होता है। एग्जाम के पीरियड में आप पैनिक ना हो, क्योंकि आप बहुत बार एग्जाम दे चुके होंगे। अगर आप रिपीटर्स हैं तो आप एग्जाम दे चुके हैं, आपको सिनारियोस पता है। लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं तो आप अगर 5 GT दे चुके हो और पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हो FMG एग्जाम, तो ये ऐसे हो गया कि 6 नंबर एग्जाम आप देने वाले हो, क्योंकि वो सिनेरियो के साथ आप एग्जाम दे चुके हो। और जब भी GT दो अपने साथ मतलब ट्रूथफुल रहो और ऐसे एक सिनेरियो क्रिएट करो कि ये एग्जाम है और मुझे एग्जाम में ये खत्म करना है। कोई भी आपको उस टाइम पे कोई भी नहीं देखना है, टॉपिक नहीं देखना है, आपको मार्क उस टाइम पे बढ़ा के कोई फायदा नहीं है। मतलब आपका अगर 140 आ गया तो डिसअटेंड नहीं होना है, मेरा क्लियर नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि अभी अगर आप गलत करोगे तभी आप एग्जाम में क्लियर कर पाओगे। तो अभी गलत कर लो, एग्जाम में गलत ना हो, इसीलिए, है ना। तो उसमें डिसअटेंड नहीं होना है। बहुत लोग बोलते हैं कि GT देने से मैं डिसअटेंड हो जाऊंगा, मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा। डिमोटिवेट होना क्यों है भाई? क्योंकि आप ये एग्जाम तो नहीं दे रहे, रियल एग्जाम तो है नहीं, तो पहले से आप एग्जाम देके उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो एग्जाम देने के बाद, GT देने के बाद उसका जो आंसर्स हैं उसको मैच करो, उसको देखो कहाँ पे गलती हुई वो पता करो, और कौन से सब्जेक्ट में आप लैग कर रहे हो। अगर आपको PSM में कुछ कम मार्क्स आ रहे हैं, PSM को अच्छे से और एक बार पढ़ लो, फिर से और एक GT दे दो। वैसे आप कर सकते हो, या तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट कर सकते हो। बहुत लोगों को ये लगता है कि GTs वेस्ट ऑफ टाइम है। वेस्ट ऑफ टाइम कभी भी नहीं है GT, अगर आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करो तब, यानी कि आप जो गलत किए हो उसको और एक बार देख लो, उसके हिसाब से आप पढ़ो। देन अभी आ जाते हैं रिवीजन, जिसको कि मैंने इस वीडियो पे बहुत बार रिपीट किया है। रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिवीजन कैसे करें, कैसे अप्रोच करें? एक बार आप सारा सब्जेक्ट खत्म कर लो, मत सोचो कि जो पहले पढ़े हो वो याद है कि नहीं। मतलब अगर आप बीच बीच में रिवाइज कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक थ्योरी है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। एक रीडिंग अगर हम करते हैं तो अभी के लिए हमें 60% याद आता है ना। देन दूसरा रीडिंग करते हैं तो 70% याद आ जाता है। ऐसे ऐसे करके आपको बढ़ता है। लेकिन अगर आप 1 महीना गैप कर देते हो तो वहाँ से भी कुछ उड़ जाता है। कुछ ऐसे चीज़ आपको बेसिक्स पता रहेंगे जो कि आपको हेल्प करेंगे। रिवीजन जब करोगे उसको आपको नहीं देखना, वो बेसिक चीज़ जो आपको पता है 50% उसको नहीं देखना, जो आप भूल गए हो उसको देखना है बस। तो बार बार रिकल करके एक एक चीज़ आपको देख के वो पता चल जाता है। देन क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्वालिटी से भी। यानी कि एक टाइम पे अगर आप एक सब्जेक्ट को 30 दिन दे रहे हो, उससे बढ़िया ये है कि 30 दिन में 3 सब्जेक्ट 3 बार रिवीजन कर लो। यानी कि जल्दी रिवाइज करके क्वालिटी आप बढ़ाओ, अपना जो क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी आप बढ़ाओ। तो उस हिसाब से आप अप्रोच भी कर सकते हो। देन
रैपिड रिवीजन आपने पढ़ लिया, देन क्वेश्चन आंसर कर लिया, देन सब खत्म होने के बाद आपने जीटीज दे दिया। देन आपको क्या करना है, देन आपको देखना है कि जो सब्जेक्ट में आप लैग कर रहे हैं उसका एक टॉपिक बनाओ, एक छोटा सा एक 19th बुक बना सकते हो, या तो आपके जो स्टिकी नोट्स हैं वो स्टिकी नोट्स रख सकते हो, उसमें चिपका सकते हो कि जो आप भूल रहे हो, बार बार पढ़ने के बाद भी वो भूल रहे हो। यानी कि जब भी आप कोई भी मतलब पढ़ रहे हो, अभी आपने मेडिसिन खत्म किया, मेडिसिन पढ़ा लेकिन सर्जरी का कुछ आपने भूल लिया था, वो स्टिकी नोट से आपने चिपका लिया था। मेडिसिन पढ़ रहे हो लेकिन पढ़ने के बाद रात में स्टिकी नोट्स देख लो, या तो 19 बुक अगर बनाए हो उससे पढ़ लो, थोड़ा सा रिवाइज कर लो। अगर हर दिन आप थोड़ा थोड़ा देखते रहोगे तो वो रिकॉल करता जाएगा। हमारा ब्रेन जो है वो हमेशा चाहता है कि वो पढ़ाई ना करे, पढ़ाई ना करे, उसको एंजॉयमेंट चाहिए, उसको डोपामिन चाहिए। लेकिन आप अपने पढ़ाई को कैसे एंजॉय में बदल सकते हो उसको देखना है। एक सिनेरियो क्रिएट करना है कि ये पेशेंट मेरे पास आ रहा है और ये उसको प्रॉब्लम है, ये डायग्नोसिस है, उसका गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा, उसका फास्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट क्या होगा। उस हिसाब से अगर आप अप्रोच करोगे तो आप एग्जाम तो क्लियर करोगे और फ्यूचर में भी एक अच्छे क्लिनिशियल आप बन सकते हो। तो अगर मैं ब्रीफ में बताऊं तो यस, रैपिड रिवीजन इज एनफ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि रैपिड रिवीजन करके खत्म किए हैं, 6 महीना 7 महीना में भी किए हैं। लेकिन अगर आपके पास अभी टाइम है, यानी कि 2 साल अभी आपके पास है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि 6 महीने में पढ़ेंगे, अभी पढ़ के कोई फायदा नहीं, सब तो बोलते हैं 6 महीने में निकल जाता है, ऐसा नहीं है। अभी से आप क्लियर करो, अभी से आप पढ़ते जाओ, तभी आपको हेल्प करेगा। फ्यूचर में जो 6 महीना होगा उसमें आप जल्दी से क्लिक कर सकते हो। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े, अभी 6 महीना है, तो आपको रैपिड रिवीजन अच्छे से पढ़ना होगा, बहुत मेहनत करना होगा। ये 6 महीना तक आपको सब कुछ भूल जाना होगा, जितने भी सोशल मीडियाज हैं, जितने भी बाहरी चीज़ें हैं, उस सबको भूल जाना है। इसका मतलब ये नहीं कि एन्जॉयमेंट नहीं करना, थोड़ा थोड़ा एन्जॉय करते रहिए, वीकेंड्स में थोड़ा थोड़ा अपने लिए टाइम स्पेंड करिए, कुछ कुछ हॉबीज़ है उसको करते रहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा आपके कंसिस्टेंसी पे। कंसिस्टेंट रहिए, पढ़ते जाइए, लगातार पढ़ते जाइए। और अगर आपका मूड नहीं है, आज पढ़ने का मन नहीं है, तब भी कुछ क्वेश्चन आंसर कर लीजिए। कोई अगर टॉपिक आपको अच्छा लगता है, छोटा सा सब्जेक्ट है, उसको थोड़ा सा कवर अप कर लीजिए, उसको थोड़ा सा ब्रश अप कर लीजिए। वैसे आप अप्रोच कर सकते हैं। तो होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव मेडिकल अपडेट्स मैं आपको देता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।